ठीक है। सबसे पहले सरफेस टेंशन करेंगे, फिर करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स और फिर हाइड्रोडायनेमिक्स आखिरी में, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक्स थोड़ी कठिन पड़ते हैं क्योंकि, तो देखो इंक दो, किस ले पीछे से इंक उठाओ। तो देखो कोई भी सरफेस है, कोई भी दुनिया देखो फ्लूइड्स का जो सरफेस होता है, मतलब सरफेस क्या, सरफेस क्या, देखो ग्लास में पानी भरा है, ग्लास में जो पानी भरा है, अरे इधर सुनो, ग्लास में पानी भरा है, सबसे ऊपर का सरफेस उसका सरफेस कहला जाएगा। अब देखो कोई भी अगर फ्लूइड का सरफेस है तो सरफेस कैसा एक्ट करता है, सरफेस एक्ट करते हैं एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसे, ठीक है। ये पानी की ग्लास है, चैप्टर नंबर 10 चालू है। हाँ 10, अब हमें नंबर याद नहीं है लेकिन फ्लूइड्स चालू है। चलो फ्लूइड का सरफेस हमने क्या बोला, सरफेस कैसे एक्ट करते हैं, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे। लास्ट तो हो जाए हाँ लास्ट हो जाए। हाँ ठीक है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब ट्रेम्पोलिन जैसे, ट्रेम्पोलिन कोई इसमें आएगा वो उसको वापस भेज देगा, वैसा क्यों है, देखो सिंपल सी बात है, अगर इसमें अपन ने कोई चीज़ डाली बॉल, यहाँ पे एक बॉल डाल दी, अब देखो बॉल क्या होगी, थोड़ा सा इसको दबाने की कोशिश करेगी और वो उसको ऊपर भेजने की कोशिश करेगा, ऐसा क्यों, तो देखो फ्लूइड्स के जो भी पार्टिकल रहते हैं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, सारे पार्टिकल में रहती है अट्रैक्टिंग फोर्स, तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, सब पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे बॉल आई, इसको बड़ा करके अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पे आ गई बॉल, ठीक है। अब ये पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था अच्छा खासा, मतलब पहले ये बॉल थी ऐसे, ये दो पार्टिकल थे यहाँ यहाँ पास पास थे, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब जब बॉल आई तो बॉल ने एक पार्टिकल को यहाँ कर दिया, दूसरे पार्टिकल को यहाँ दूर कर दिया। अब बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज़्यादा था, बॉल ने क्या किया, दूर दूर कर दिया, ये पार्टिकल वापस पास आना चाहेंगे, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भैया, वापस पास आना चाहेंगे, तो ये इसको वापस खींचेगा अपने पास, ये इसको वापस खींचेगा अपने पास। ऐसा ही सेम पार्टिकल यहाँ पे भी होगा, ये भी इसको वापस खींचेगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के इस पार्टिकल को वापस ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, वापस ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे तो ये जो बॉल है ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है अपना सरफेस फिनोमिना। तो जो भी तुम्हारी सरफेस टेंशन है, नाम में सरफेस है, सरफेस टेंशन एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। इतना समझ में आया, क्यों है, पार्टिकल में अट्रैक्शन रहता है, दबेगा वापस खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये सरफेस फिनोमिना है। अब यहाँ पे देखो इतना अपन को समझ में आ गया कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे काम करता है, फ्लूइड का सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा काम करता है। अब कितना टेंशन रहता है इसमें, सरफेस टेंशन रहता है कितना, ये तो अपन ने सिखा दिया है क्या। अब एक मिनट दिखा दो, थोड़ा एक्स्ट्रा ना पढ़ाए, हम छोड़ रहे हैं क्योंकि उसको 2f sin थीटा को विस्कोसिटी हाँ चलो नहीं कराया, लो अब देखो सरफेस टेंशन समझ में आ गया क्यों होता है, इतना समझ में आ गया क्यों, पार्टिकल अपने पार्टिकल को वापस खींचने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो पार्टिकल खींचने की कोशिश, अब देखो अभी जितना पढ़ा रहे हो उतना दिखते हैं ना, अगले में जितना पढ़ाएंगे उतना देखना, पार्टिकल खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल है यहाँ पर, बॉल वॉल जरा यहाँ से हटा दो। अपन ने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना दी, इमेजिनरी लाइन क्यों, देखो हर जगह पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स तो छोटे छोटे रहते हैं, मतलब हर जगह मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अपन ने इन मॉलिक्यूल्स की एक इमेजिनरी लाइन बना दी कि लाइन से जो मॉलिक्यूल्स रखे अपन ने उनको ले लिया, इमेजिनरी लाइन बन गई। अब बताओ इसके आसपास हर जगह मॉलिक्यूल्स होंगे, आसपास हर जगह मॉलिक्यूल होंगे, मतलब इसको इस साइड भी एक फोर्स लग रही हो, खींच रही होगी, इस साइड भी एक फोर्स खींच रही होगी। बताओ किसी साइड जा रहा है क्या, किसी भी साइड नहीं जा रहा, मतलब इसकी नेट फोर्स जीरो है, क्यों, जितनी फोर्स इस साइड खींच रही है उतनी फोर्स इस साइड खींच रही है, इसलिए बीच के बीच में नेट फोर्स जीरो है। तो अपन लेंगे किसी भी एक साइड की फोर्स, किसी भी एक साइड की फोर्स, तो फोर्स ऑफ आइदर साइड, किसी भी एक साइड की फोर्स लेंगे, अपॉन में लेंथ कितनी है, लेंथ इतनी लेंथ है, इस लेंथ को अपन L लिख लेंगे, ठीक है।
फोर्स ऑफ आइदर साइड अपॉन लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन। एक लेंथ ली एल लेंथ, उस लेंथ में किसी भी एक साइड जितनी फोर्स लग रही है उस फोर्स को ले लिया, फोर्स अपॉन लेंथ किया। फोर्स अपॉन लेंथ करने से अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा सरफेस टेंशन। या तो टी से डिनोट कर सकते हैं या तो एस से डिनोट कर सकते हैं, जिससे भी डिनोट करेंगे बॉक्स में लिख के आएंगे। हमारे एस का मतलब सरफेस टेंशन या हमारे टी का मतलब सरफेस टेंशन। तो फोर्स ऑफ आइदर साइड अपॉन एल, ये अपना क्या आ गया, सरफेस टेंशन। अब अगर किसी एक साइड की फोर्स दी है, मान लो कि उस साइड जो फोर्स लग रही है दी है 100 न्यूटन, जो लेंथ है तुम्हारी, लेंथ दी है मान लो फोर्स 100 न्यूटन, लेंथ तुम्हारी दी है 10 मिलीमीटर। बताओ सरफेस टेंशन निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? सबसे पहले 10 मिलीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आज कोचिंग नहीं है, नहीं है कोचिंग। दीदी जाओ बात करो। मैडम नहीं है क्या पूछा? चलो चला गया। चलो अब देखो, अगर तुमको फोर्स दी है 10 न्यूटन, ये दिया है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? इंटू 10 की पावर -3 कर देंगे। इंटू 10 की पावर -3 मतलब टोटल आएगी तुम्हारी 10 की पावर -2 मीटर। अब 10 की पावर -2 को ऊपर भेजेंगे तो सरफेस टेंशन कितनी आ जाएगी? यहाँ पे सरफेस टेंशन होती है 10 की पावर 100 अपॉन 10 की पावर -2। इसको ऊपर भेज देंगे, यहाँ से मिटाओ, ऊपर भेज दो, मतलब 10 की पावर 2 ऊपर ही आएगा। 10 की पावर 2 ऊपर गया तो 100 इंटू 10 की पावर 2, तो मतलब 10 की पावर 4 क्या 0.000 बन रहेगा ना? कैसे मिलीमीटर को तो 10 मिलीमीटर था ना, 1 मिलीमीटर थोड़ी था, 10 मिलीमीटर था, इंटू 10 कर दिया। 10 की पावर 4 ऊपर क्या था, न्यूटन, नीचे क्या था, मीटर, तो न्यूटन पर मीटर अपनी आ जाएगी सरफेस टेंशन की यूनिट। इतना समझ में आया? ऊपर न्यूटन नीचे मीटर, तो न्यूटन पर मीटर आती सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट। याद रखना सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर। अब इसके बाद देखो, अगर तुमको फोर्स और लेंथ नहीं दी, अगर फोर्स और लेंथ नहीं दी, मान लो सरफेस टेंशन दिया है, सरफेस टेंशन दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर दिया है सरफेस टेंशन, किस लेंथ में लग रहा है? लेंथ दे दी तुमको 10 मिलीमीटर। बताओ अब तुम फोर्स निकाल लोगे क्या? फोर्स निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे? सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स क्या होता है? नहीं है कोचिंग, तो फोर्स है टेंशन इंटू लेंथ। टेंशन क्या है तुम्हारी 100, लेंथ है 10 मिलीमीटर। निकालेंगे फोर्स अपनी 100 इंटू 10 की पावर -2, तो तुम्हारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया अच्छे से। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला अपन को समझ में आ गया। सरफेस टेंशन के बाद अपन को क्या देखना है? अब देखो सरफेस टेंशन जब अपन को समझ में आ गया, अब अपन को देखना है, देखो बबल का तो तुम लोग को कराया नहीं है, बबल वगैरह नहीं कराया। अब सरफेस टेंशन अपन को समझ में आ गया। अब देखो सरफेस टेंशन सिमिलर है कोहेसिव फोर्स के। देखो एग्जैक्टली सेम नहीं है, देखो एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन सिमिलर है। किसके? दो तरीके की फोर्स पढ़नी है, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव नहीं, नॉन कोहेसिव मतलब एडहेसिव। देखो कोहेसिव फोर्स, इधर देखो अक्षर, कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। एडहेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगती है। ठीक है, कोहेसिव सेम मॉलिक्यूल के बीच में, एडहेसिव डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। अब जो सरफेस टेंशन थी वो भी सेम मॉलिक्यूल के बीच में लग रही थी और कोहेसिव फोर्स भी सेम मॉलिक्यूल के बीच में लग रही थी। मतलब अपन कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन सिमिलर है कोहेसिव फोर्स के। जितनी ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होगी उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी, लेकिन सिमिलर लिखा, इक्वल नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो फोर्स नहीं है। कोहेसिव फोर्स एक फोर्स है। फोर्स की क्या यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन।
तो कोहेसिव फोर्स न्यूटन में आएगी, लेकिन सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में आएगी। क्यों? सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ है, तो ये इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर। तो जितनी ज़्यादा कोहेसिव फोर्स रहेगी उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन रहेगी। मतलब कोहेसिव फोर्स और सरफेस टेंशन सिमिलर हैं लेकिन सेम नहीं है। क्यों? कोहेसिव फोर्स एक फोर्स है और सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ है। इतना समझ में आया? अब देखो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होती हैं। एक अपने पास बीकर है, यहाँ पे रखा है वाटर, यहाँ रखा है वाटर। अब देखो ये ऊपर क्यों खींच रहा है? यहाँ पे जो अट्रैक्शन है, बताओ किसका किसका अट्रैक्शन है? ग्लास के मॉलिक्यूल्स का और वाटर के मॉलिक्यूल्स का। ग्लास के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींचते दिख रहे हैं कि यहाँ से हाथ ऊपर खींच रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स है? एडहेसिव फोर्स। ये आपस में कौन सी फोर्स? ये वापस कौन सी फोर्स बुला रही? कोहेसिव फोर्स। अब बताओ ये वापस बुला रही है, एडहेसिव फोर्स ऊपर खींच रही है, तो वापस बुलाने वाली फोर्स ज़्यादा है कि ऊपर खींचने वाली फोर्स ज़्यादा है? ऊपर खींचने वाली फोर्स ज़्यादा है, इसलिए ऊपर की तरफ बन रहा है। तो इसको अपन कहते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी कोहेसिव फोर्स से। इतना समझ में आया? एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है मतलब ऊपर खींच रहे हैं तो गहरा गड्ढा जैसा बनेगा, इसको कहते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। अब यहाँ पे एक और जगह ले लो, ये बीकर है, ये। अब देखो यहाँ के मॉलिक्यूल इसको खींचने की कोशिश कर रहे थे, खींच पा रहे हैं? नहीं खींच पा रहे। उल्टा इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल को ज़्यादा खींच लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स है। अब बताओ खींचना चाह रहे थे, ये ऐसा बनाना चाह रहे थे, नहीं बना। ऊपर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गई, मतलब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडहेसिव फोर्स के। अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडहेसिव फोर्स की, तो इस मेनिस्कस को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इतना समझ में आया? कोहेसिव फोर्स जो आपस में लगती हैं, एडहेसिव फोर्स जो अलग अलग मॉलिक्यूल में लगती हैं, उसके हिसाब से जो मेनिस्कस बनता है, एक कॉनकेव मेनिस्कस, एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अब इसमें एक आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहता है? यहाँ पे देखो दो मटेरियल दिख रहे हैं तुमको, एक मटेरियल है बीकर और एक मटेरियल है इसके अंदर का फ्लूइड, एक मटेरियल है यूटेंसिल, जो भी यूटेंसिल है, एक मटेरियल है उसके अंदर का फ्लूइड। मतलब इसको अपन कहेंगे सरफेस और ये फ्लूइड। तो अपन एक फ्लूइड का टेंजेंट बनाए, एक सरफेस का टेंजेंट बनाए। दोनों टेंजेंट कैसे बनाने? फ्लूइड के अंदर। दोनों टेंजेंट बनाने फ्लूइड के अंदर। इनका जो एंगल होगा उसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे भी एक टेंजेंट बनाओ, ये टेंजेंट बना, ये वाला टेंजेंट भी फ्लूइड के अंदर बना। अब देखो इसका उल्ट, अब बोलो कि ये टेंजेंट तो बाहर जा रहा है, अंदर नहीं है। बाहर थोड़ी जा रहा है, देखो बाहर तो ये वाला जा रहा है ना, जो फ्लूइड के बाहर जा रहा है, ये तो छुपता हुआ जा रहा है। तो मतलब ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट दोनों फ्लूइड के अंदर है। अब ये वाला एंगल बना, ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बताओ 90 से बड़ा कौन सा और 90 से छोटा कौन सा है? ये वाला 90 से छोटा है, मतलब कॉनकेव मेनिस्कस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम रहता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस में 90 से ज़्यादा रहता है। बोलेंगे इसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है कि इसकी सरफेस टेंशन है, तो क्या बोलोगे? तो देखो सरफेस टेंशन मैंने बोला था सिमिलर होती है, जो सरफेस टेंशन रहती है सिमिलर होती है कोहेसिव फोर्स के। बताओ इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है कि इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है ना, उसमें तो एडहेसिव ज़्यादा है, इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो देखो इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो इसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा है, इसमें कोहेसिव फोर्स कम है तो इसमें सरफेस टेंशन कम है। अब ये एग्जांपल किसका? मर्क्यूरी का कह सकते हैं, ये एग्जांपल है वाटर का। मर्क्यूरी की सरफेस टेंशन ज़्यादा रहती है, वाटर की सरफेस टेंशन कम, वो डेंसिटी है, वो डेंसिटी है। मर्क्यूरी की सरफेस टेंशन ज़्यादा रहती है, वाटर की सरफेस टेंशन कम रहती है। एक जनरल क्वेश्चन देखो, चलो ये बताओ जरा, इसमें से बोला एक मर्क्यूरी है एक वाटर है, तो बता वाटर कौन सा और मर्क्यूरी कौन सा? वाटर ये वाला, मर्क्यूरी ये वाला। क्यों? ये जमीन है, जमीन एक सरफेस है, सरफेस खींच रही है इसको, एडहेसिव फोर्स, वाटर इसको नहीं बचा पा रहा। यहाँ पे वाटर खींच रहा है, सरफेस नहीं बचा पा रहा, ठीक है। तो टेंशन तुम्हारी इसमें ज़्यादा इसमें कम है, मतलब ये मर्क्यूरी है ये वाटर है। अब जितनी ज़्यादा टेंशन रहेगी वेटेबिलिटी कम होगी कि ज़्यादा? सरफेस टेंशन ज़्यादा तो वेटेबिलिटी कम की ज़्यादा? देखो अगर सरफेस टेंशन कम होती है तो वेटेबिलिटी बढ़ती है,
देखो वेट क्या, वेट होना मतलब भिंगाना। बताओ ये ज़्यादा भिंगा रहा है ज़मीन को कि ये ज़्यादा भिंगा रहा है? ये ज़्यादा भिंगा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा है, इसमें सरफेस टेंशन कम है। तो जो ज़्यादा भिंगा रहा है उसमें सरफेस टेंशन कम, जो कम भिंगा रहा है उसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा। ठीक है। अब दो चीज़ें, किसी भी चीज़ में अगर इम्प्योरिटीज़ मिला दें, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ अगर मिला दे तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है। ठीक है। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ मिलाने से सरफेस टेंशन कम होती है। डायरेक्ट ना पूछ के अगर पूछे कि इनसॉल्यूबल सब्सटेंस मिलाने से वेटेबिलिटी ज़्यादा होती है कि कम, तो क्या बोलोगे? इन वेटेबिलिटी कम होती, देखो वेटेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस मिलाएंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा ना यार, अब भी बताया। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज मिलाए तो सरफेस टेंशन कम, क्योंकि कोहेसिव फोर्स कम। कोहेसिव फोर्स क्या? कोहेसिव फोर्स जो आपस में अट्रैक्ट कर रही है। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज मतलब इसके बीच में एक काला सा पार्टिकल आ गया, काला सा पार्टिकल आ गया तो इनको अच्छे से अट्रैक्ट करने नहीं देगा, तो इनकी अट्रैक्शन की फोर्स कम हो जाएगी। क्या? कहाँ? अरे ये तो ऊपर ये अलग चीज है यार, ये एडहेसिव को ऐसे समझा रहे थे, फिर ये नीचे अलग चीज में आ गए अपन। ठीक है। अब क्या कहते हैं, हाँ पहले अच्छा खासा खींच रहे थे, कोहेसिव फोर्स ज्यादा थी, बीच में एक काला सा पार्टिकल आ गया, कोहेसिव फोर्स कम हो गई। अगर कोहेसिव फोर्स कम हुई, हमने बताया सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। कोहेसिव फोर्स कम तो सरफेस टेंशन कम, सरफेस टेंशन कम हो गई तो वेटेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब इम्प्यूरिटी ऐड करने से वेटेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है। अब बताओ अगर सोल्यूबल सब्सटेंस ऐड कर दें तो सोल्यूबल, इनसोल्यूबल ने सोल्यूबल ऐड कर दिए तो सरफेस टेंशन बढ़ेगी कि कम होगी? देखो सबसे पहले मान लो यहाँ पे तुम्हारे दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अच्छा खासा। अब इसमें बीच में जब अपन ये इम्प्यूरिटी डाल रहे थे जो सोल्यूबल नहीं, तो उनको अट्रैक्ट नहीं करने दे रहे थे। अब देखो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। अपन ऐसी चीज डालें जो इसमें सोल्यूबल है, सोल्यूबल मतलब जो उसको पसंद है, तो ये चीज सोल्यूबल। अब देखो पहले दूर से अट्रैक्ट कर रहे थे, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको और पास अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ा तो कोहेसिव फोर्स बढ़ी, कोहेसिव फोर्स बढ़ी तो सर्फेस टेंशन बढ़ी, सर्फेस टेंशन बढ़ी तो वेटेबिलिटी कम हो गई। ठीक है, समझ में आया? तो अगर सोल्यूबल चीज डालेंगे तो वेटेबिलिटी कम हो जाएगी, इनसोल्यूबल चीज डालेंगे तो वेटेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा कि कम होगा? अगर सोल्यूबल चीज डालेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा कि कम होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। सोल्यूबल चीज मतलब सरफेस टेंशन बढ़ गया ना सोल्यूबल चीज से, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया। फिर अगर इनसोल्यूबल चीज डालेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट घट जाएगा। ठीक है, क्यों घटेगा? इनसोल्यूबल चीज तो, हाँ इनसोल्यूबल डाल ले तो सरफेस टेंशन कम हो गया, सरफेस टेंशन कम तो कोहेसिव फोर्स कम, कोहेसिव फोर्स कम तो कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब इसमें एक चीज होती है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होती है? कैपिलैरिटी में ज़्यादा समझना नहीं है क्योंकि कॉपी में तुम्हारी ज़्यादा नहीं दिया था। एक है तुम्हारा कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस में अपन एक बिल्कुल फाइन ट्यूब डालेंगे, फाइन ट्यूब मतलब बिल्कुल पतली सी ट्यूब। इस पतली सी ट्यूब का क्या नाम है? इस पतली सी ट्यूब को अपन कहते हैं कैपिलरी। अगर अपन कॉनकेव मेनिस्कस में डाल रहे हैं तो देखो बाहर से कम है तो इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा, बाहर से कम है तो इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। इसको अपन क्या कहेंगे? वाटर राइज हो गया। तो कॉनकेव मेनिस्कस में कैपिलैरिटी के अंदर का वाटर का लेवल बढ़ जाता है। इतना समझ में आया? अब अगर यहीं पे अपन ले लेते कॉन्वेक्स मेनिस्कस, यहाँ पे अपन ने ले लिया कॉन्वेक्स मेनिस्कस, तो इसके अंदर का जो वाटर का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो अपन कहते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस में वाटर का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहीं से भी कुछ भी दे सकते, कहीं कॉन्वेक्स मेनिस्कस ना दे के बोल दे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा है तो तुम लोग को आना है कॉन्वेक्स मेनिस्कस में। कहीं बोल दे एडहेसिव फोर्स कम है और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो तुमको फिर से आ जाना है कॉन्वेक्स मेनिस्कस में। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, अच्छे से समझना है। कैपिलैरिटी समझ में आ गया? अब एक बार दिखा दो, चालू करो। देखो सरफेस टेंशन ये इसमें नहीं दिया है, करा दे। नहीं, जो एग्जाम में पेपर के एक दिन पहले करा दे कर भाई तू अरे बाहर ले जाके तेरे को ऐसा मारेगा ना, वो उसको थोड़ी ना तेरे को बोल रहा हूं, तू एक तीर से दूर उठा लेगा। अरे बहुत एक्स्ट्रा नोट्स है, इतना थोड़ी था। क्यों भैया वो अंशी वालों अपने मान से धो ना मान के बेस्ट नोट्स
नहीं इतना सारा थोड़ी कराया यानी इतना, तुम्हें तो पूरी एप्लीकेशन लिखी, जो पिछले नोट्स थे उसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन नहीं थी तो तब हमने करा ही नहीं थी। मैं एक हफ्ते में ये 4 से परेशान 3 चैप्टर हो गए। तो सोचो 3 चैप्टर में कितना कम कम पढ़ाया होगा, वो तो नहीं है इतना ज़्यादा नहीं कराया होगा। अब यानी अभी तो हम नहीं करा था यानी, तब कराने को बोलते करा देते यानी, है सरल, ऐसा कठिन कुछ नहीं है। चलो जनरल तरीके से बता देंगे अगर टाइम बचा तो। नमन से आवाज लगा तो खड़ा होगा। नहीं रहने दो ना, अपने पास उतना अभी टाइम याद आ रहेगा। रहा है पेपर के एक दिन पहले। भाई मेरे को एक दिन बनता है तो टॉप ही करेगा फिर से। रसीद में आपको पेपर में फेल हुआ कैसे? जैसे किसने पेपर नहीं कर देगा मैम, मैं कोई वॉशरूम। अपन कल किस लगी वो कर देंगे बॉस। किस लेगा नाम ले। तो किस कर देना क्या किया? आज जाना है। तो कर ही सकते हो उससे। हम लोग के लिए। चलो सरफेस टेंशन हो गया। अब अपन कहाँ पे आ जाते हैं, अब अपन आ जाते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में। हाइड्रोस्टैटिक मतलब जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा, वाटर फ्लो नहीं करता तो क्या होता है तुम्हारा, उसको अपन कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक, मतलब फ्लो ना करना, वाटर फ्लो नहीं कर रहा उसको अपन कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक। अब देखो सबसे पहले आ जाओ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसमें तो कुछ पढ़ाना है नहीं। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एक दो चीज़ की डेंसिटी याद रख लो, वाटर की क्या डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 ऐसा यूनिट। देखो सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में बोलेंगे है ना, सीरियस यूनिट में नहीं बता रहे। मास अपॉन वॉल्यूम कितनी होगी, मास का में आता है किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताओ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या होती है, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दो डेंसिटी बस अपन को याद रखनी है लगभग लगभग, बाकी अपना काम हो जाएगा। फिर हाइड्रोस्टैटिक में एक चीज़ क्या, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है उसको अपन कहते हैं पी नॉट। ठीक, पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। या तो ये लिख सकते हैं या तो 1 atm लिख सकते हैं। देखो एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब 1 atm, लेकिन अपन को ये लिखना है क्यों, क्योंकि पास्कल एक ऐसा यूनिट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इतना सारा पानी है, तो इतने सारे पानी में भी ने इस पॉइंट पे एक प्रेशर लगाया होगा। इतने सारे पानी ने इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगाया है उसको अपन कहते हैं पी गॉज। और यहाँ पे जो टोटल प्रेशर लगता है उसको कहते हैं पी टोटल। ठीक है, देखो अपन ने एक डेप्थ का कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है, पानी की कुछ डेप्थ में अपन ने एक पॉइंट ले लिया, वहां पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है पी टोटल, बताओ पी गॉज प्लस पी एटमॉस्फेयर। अब देखो इतने पानी ने जो प्रेशर लगाया उसको अपन ने बोला पी गॉज, प्लस एटमॉस्फेयर भी ऊपर से प्रेशर लगा ही रही है उसको अपन ने बोला पी नॉट। तो जो टोटल प्रेशर रहता है किसी भी पॉइंट में वो होता है पी नॉट प्लस पी गॉज। इतना समझ में आया। पी नॉट हमेशा कितना रहेगा, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पी टोटल अपन को दोनों को प्लस करके निकालना पड़ेगा। पी गॉज क्या रहता है, जो पी गॉज की यूनिट रहती है वो रहती है रो जी एच। यहाँ पे रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि 10 रहेगी। एच क्या है, एच अपनी ये वाली हाइट है या फिर डेप्थ है, ठीक है, वो दी रहेगी। समझ में आ गया। अब किसी भी डेप्थ में अपन निकाल लेंगे। अब बोलेंगे यहाँ पे जितनी है सेम डेप्थ यहाँ पे भी है, सेम डेप्थ यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी प्रेशर इतना ही होगा, यहाँ पे भी प्रेशर इतना ही होगा। मतलब सेम हॉरिजॉन्टल में प्रेशर रहता है सेम, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल में सेम प्रेशर रहता है अगर ऊपर का सरफेस सेम होता है तो। ऊपर का सरफेस अगर सेम नहीं हुआ तो क्या होगा बताओ। ये तो हमारा अगर मान लो ऐसा पानी है, अगर की बात कर रहे हैं, अगर, ठीक है, होता नहीं, हाइपोथेटिकल, ऐसा पानी है तो बताओ सेम हॉरिजॉन्टल में सेम प्रेशर रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, यहाँ पे ज़्यादा हाइट है, यहाँ पे कम हाइट है, रो जी एच बदल जाएगा। लेकिन ऐसा पानी कभी होता नहीं, अपन को पता है पानी डालेंगे तो वो बराबर फैल जाता है, तो सेम हॉरिजॉन्टल में हमेशा सेम प्रेशर रहता है। क्यों रहता है वो भी बता दी, क्योंकि ऊपर की हाइट हमेशा सेम रहती है। इतना समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। सबसे पहले ये डाल देना, डेंसिटी वगैरह दी रहेगी, हाइट दी रहेगी, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो अभी कट हुई बात। अब ये तो हमारा ये हो गया,
अब देखो पास्कल्स लॉ क्या होता है। पास्कल्स लॉ देखो, अपन ने ये लिया ट्यूब, देखो ये ले लिए एक ट्यूब, यहाँ पे डाल दिया एक अपन ने पिस्टन, इसके अंदर यहाँ पे भर दिया वाटर। अब ये फ्लूइड कैसा है, सबसे पहले ये फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो, ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, इसको अपन कहते हैं आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड जो कंप्रेस नहीं हो सकता। अब अगर नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है, यहाँ से अपन ने मारा इसको फोर्स से धक्का, ठीक है, फोर्स से धक्का मारा। अब बताओ लॉ क्या है, पास्कल्स लॉ है, लॉ पास्कल्स लॉ है। पास्कल किसकी यूनिट है, पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है, मतलब यहाँ फोर्स से लेना देना नहीं, यहाँ पे प्रेशर से लेना देना है। यहाँ पे अपन ने फोर्स से धक्का मारा, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर बन गया, तो मतलब यहाँ पे एक प्रेशर लगा P, अरे फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी तो होता है, स्ट्रेस और प्रेशर तो सेम चीज़ है ना। तो बताओ यहाँ पे प्रेशर लगा, अब बताओ ये प्रेशर यहाँ पे बस लगेगा क्या, तो पास्कल्स लॉ कहता है अगर अपन ने एक पॉइंट पे प्रेशर लगा दिया तो पूरे फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे सेम प्रेशर लगेगा P। तो मतलब यहाँ पे निकालो प्रेशर P, यहाँ पे निकालो प्रेशर P, यहाँ पे निकालो प्रेशर P, डायरेक्शन रहेगी सेम, ठीक है, सारे प्रेशर P लगेंगे हर एक पॉइंट पे। इतना समझ में आ गया। पास्कल्स लॉ क्या कहते हैं, एक पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा पूरे फ्लूइड में बिल्कुल क्या कहते हैं यूनिफॉर्मली वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हर एक पॉइंट पे उतना ही प्रेशर लगेगा जितना प्रेशर एक पॉइंट पे लगता है। प्रेशर बटा नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1000 का प्रेशर लगा तो 1000 अपन मॉलिक्यूल कर दें, ऐसा नहीं है। 1000 का प्रेशर यहाँ पे लगा तो हर एक जगह 1000 का प्रेशर बन गया, ठीक है। तो प्रेशर का डिवाइड नहीं हुआ है कि 1000 का प्रेशर लगा तो इस पॉइंट में 10 का प्रेशर, इस पॉइंट में भी 10 का, इसमें 10 का, ऐसा नहीं है। 1000 का प्रेशर इधर मतलब 1000 का प्रेशर उधर, ठीक है, समझ में आया प्रेशर क्या है। इसको अपन कहते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ इतना ही है। पास्कल्स लॉ की आ जाती है अब एप्लीकेशन, तो पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन नहीं आएंगी ना, अरे हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा तो नहीं कि छोड़ दिया हो वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक में। चलो अब देखो पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन क्या आती है, एक आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक आता है हाइड्रोलिक ब्रेक। ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट, अरे हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल्स लॉ का नहीं है। देखो ये हाइड्रोलिक, अच्छा ये दोनों सेम साइज की, एक यहाँ से प्रेशर है वहाँ गाड़ी रखी है। हाँ यही हाइड्रोलिक। चलो अब बताओ, अभी दोनों जगह बराबर पानी रहेगा, दोनों जगह बराबर पानी है, अभी अपन को पता है कि, लेकिन यहाँ पे एरिया कम है, वहाँ पे एरिया ज़्यादा है। इस एरिया को अपन लिख दें 2 मीटर स्क्वायर, इस एरिया को लिख दें 200 मीटर स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया, 2 मीटर स्क्वायर होता है 200 मीटर स्क्वायर का एरिया। अब अगर यहाँ से अपन थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, अपन ने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, यहाँ से फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, अब यहाँ से लगाने पास्कल्स लॉ। बताओ पास्कल्स लॉ प्रेशर का है कि फोर्स का, प्रेशर का है, सबसे पहले प्रेशर निकालो। तो प्रेशर अपना कितना आएगा, फोर्स अपॉन एरिया मतलब 10/2 इज इक्वल टू 5 पास्कल्स का आ गया प्रेशर, 5 पास्कल्स का तुम्हारा प्रेशर आ गया। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है उसको P ले लिया, इस पॉइंट पे P लगेगा, हर एक पॉइंट पे प्रेशर बराबर लगेगा, कितना लगेगा P, इतना पता है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर इसको ऊपर ढकेल रहा होगा वो प्रेशर भी होगा P। अब बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर तो P लग रहा है अपन को मालूम है कितना, 5 पास्कल। बताओ यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी, अब यहाँ पे फोर्स निकाल लिए, फोर्स बराबर नहीं होती पास्कल्स लॉ प्रेशर के लिए, मतलब जो प्रेशर यहाँ पे वही प्रेशर हर जगह, लेकिन पास्कल्स लॉ फोर्स के लिए नहीं है, मतलब जो फोर्स यहाँ पे वो फोर्स हर जगह नहीं अप्लाई होता। तो पास्कल्स लॉ प्रेशर के लिए, प्रेशर यहाँ पे भी है 5, तो यहाँ का प्रेशर लिख लिया अपन ने 5, एरिया अपन को पता है 200 मीटर, यहाँ पे फोर्स कितनी होगी, फोर्स इज इक्वल टू, देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे फोर्स कितनी, प्रेशर कितना है 5, एरिया कितना है 200,000 न्यूटन। यहाँ पे अपन ने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, वहाँ पे 1000 न्यूटन की बन गई। यहाँ पे अगर अपन 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ पे 100 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को वो बैलेंस कर लेगा, ठीक है।
यहाँ का 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट वहाँ पे 100 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स की 100 गुना है, मतलब ये वाली फोर्स इससे 100 गुना ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया? हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब समझ में आ गया। अब सेम आता है एक हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक तुम्हारा क्या होता है? यहाँ से अपन ने ब्रेक दबाया, ठीक है, ब्रेक दबाया, यहाँ पे उसके था पाइप, यहाँ पे लगा था पिस्टन। पिस्टन कहाँ तक आया? चके तक आया। यहाँ पे पिस्टन हो गया मोटा, पिस्टन चके तक आया, पिस्टन हो गया मोटा। मोटा नहीं भी हो, चलो एक काम करो, मान लो मोटा नहीं हुई, ठीक है, सिंपल करने के लिए सेम लेंथ का पिस्टन आया, सेम लेंथ का पिस्टन आया। अब एक पिस्टन ये है, एक पिस्टन मान लो यहाँ पे लगा है। अगर यहाँ पे अपन ब्रेक दबाएंगे तो ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा, मतलब इसमें आगे की तरफ एक प्रेशर लगा। सेम प्रेशर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब यहाँ पे भी वही प्रेशर आएगा और यहाँ भी वो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से अपन ने इस पिस्टन को आगे किया तो ये दोनों पिस्टन भी आगे चले जाएंगे। इतना समझ में? यहाँ से ये पिस्टन आगे गया तो ये दोनों पिस्टन भी खींच के आगे चले गए। अब यहाँ पे इन पिस्टन से कनेक्ट रहते हैं ब्रेक शू, इन पिस्टन से कनेक्ट रहते हैं ब्रेक शू। ब्रेक शू क्या करते हैं? इनके अगल बगल रहता है टायर, इनके अगल बगल रहता है टायर। ठीक है, यहाँ से अपन ने पिस्टन दबाया, यहाँ से दोनों पिस्टन फैले, तो ब्रेक शू टायर से भिड़ने लगे। मतलब जैसे हमारे चारों तरफ टायर चल रहा था, अंदर से प्रेशर आया, हमने ऐसे कर लिया तो टायर दोनों तरीके से रुक गया। ऐसे क्या काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक समझ में आ गया? तो हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट दोनों के इसके एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ के। एक मिनट जल्दी से खोल के बताओ, हाइड्रोस्टैटिक में कुछ बचा क्या? तुम बता दूंगा, इसमें कुछ पता होगा, सिस्टम भी पूछता है। अगर वापस से कहो नहीं बस दुला चलो हाइड्रोस्टैटिक के बाद अब अपन आ जाएंगे हाइड्रोडायनेमिक्स में। कहता 25-30 लाख की बस आती है। तुम लोग तो सेकंड हैंड लेते हो ना? नहीं तो बहुत बहुत है। 70 पन्ने ढीले बिल्कुल। कितने टाइट करता है। मैं को सुना कि कह रहा हूँ मैं तेरे को। क्या हो गया? क्या है? तो पगला हो गया। अरे नहीं कर बे, तेरे को कहाँ मैं? बस बस कोई ना कुछ बोला नहीं, चिढ़ने लगा। बेटे आते कसम बहुत बुरा कंट्रोल करके बैठा था। क्या है? ये नहीं करना ना। चलो, तो ये बस चलाता है, पता है कोर्ट करने की वेबसाइट। अरे शांत हो जाओ। बात ठीक हो गया। बहुत कंट्रोल करके बैठा था, मैं तो कुछ बोला नहीं। और बात टूटता है। मैं चश्मा उतार के तेरे को तोड़ना। चश्मा मेरे भी भैया इसकी लड़ाई होती है सासत को कोई नहीं मारना, सासत एक चश्मे को मारना। चश्मे में यही दिक्कत होती है। चलो कहाँ गए थे? हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक मतलब अब फ्लूइड तुम्हारा फ्लो करेगा, ठीक है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये स्टैटिक नहीं है। अगर फ्लूइड जब स्टैटिक था, फ्लो नहीं कर रहा, तो उसको अपन हाइड्रोस्टैटिक्स कह रहे थे। फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको अपन हाइड्रोडायनेमिक्स कहेंगे। फ्लूइड दो तरीके से फ्लो कर सकता है, एक कहीं भी कैसा भी फ्लो कर रहा है, कहीं भी कैसा भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको अपन कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। एक फ्लूइड रहता है जो लाइन से फ्लो करता है, मान लो ये बिल्कुल लाइन से फ्लो करता है, इसको अपन कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो, इसको कहते हैं लेमिनर फ्लो। ठीक है, टर्ब्यूलेंट फ्लो और लेमिनर फ्लो अपन को समझ में आ गया। टर्बुलेंट फ्लो ये है, लेमिनर फ्लो वो है। अब इसके बाद देखो तुम्हारा क्या है, लेमिनर फ्लो के बारे में अपन को थोड़ी अच्छे से पढ़ना है। लेमिनर फ्लो में देखो सबसे पहले आता है देखो विस्कोसिटी और वो सब हम बाद में कराएंगे। लेमिनर फ्लो में देखो सबसे पहले आएगा बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल में आ जाओ। टर्बुलेंट फ्लो इधर उधर फ्लो कर रहा है, इसके बारे में अपन को पढ़ना नहीं। लेमिनर फ्लो के बारे में पढ़ना है। आइडियल फ्लूइड है, मतलब इसमें
इसमें विस्कस फोर्स वगैरह नहीं है, बट आइडियल फ्लूइड की बात कर, कोई विस्कोसिटी वगैरह इसमें नहीं होती है। अब यहाँ पे देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल तुमको कहता है कि फ्लूइड के किसी भी पॉइंट में, मान लो यहाँ से यहाँ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड के किसी भी पॉइंट में, मान लो ये फ्लूइड यहाँ से अंदर गया और यहाँ से फ्लूइड बाहर जा रहा है, मतलब ऐसा ऊपर फ्लो कर रहा है, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट में प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो देखो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी को अपन पी डेल्टा वी लिखें, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पीई प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये नहीं रहती, पर यूनिट वॉल्यूम सब में पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया, हमेशा कांस्टेंट रहती है। इतना समझ में आया। अब प्लस साइन तोड़ेंगे तो हर जगह अलग अलग वी लिख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहता है, मान लो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो यहाँ पे लिख लो P डेल्टा वी से डेल्टा वी काट दें, यहाँ पे बचा प्रेशर प्लस, एक ही बात है। देखो v और v की क्या यूनिट है, मीटर क्यूब, ये v की यूनिट मीटर क्यूब से मीटर क्यूब, p बस बचेगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या, mgh अपॉन v, m अप मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी को अपन लिख सकते हैं रो जी एच, प्लस हाफ m v स्क्वायर अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख लेंगे, अरे v वॉल्यूम है, ऊपर वाला v वेलोसिटी है, तो हाफ रो v स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट। ये अपना फॉर्मूला का है, कहा गया बर्नौलीज प्रिंसिपल का, बर्नौलीज थ्योरम समझ में आ गया, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ का दे दें वहाँ का दे दें तो p प्लस रो जी एच 1, यानी यहाँ की हाइट कम है ना, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी, इज इक्वल टू यहाँ का करके वहाँ की वेलोसिटी और वहाँ की हाइट डाल देंगे। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम समझ में आ गया, इतना सा है। अब एक रहता है रेट ऑफ फ्लो क्या रहता है, यहाँ देखो यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। अपन देखते हैं जहाँ एरिया ज़्यादा रहता है वहाँ पे वेलोसिटी कम रहती है, जहाँ पे एरिया कम रहता है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रहती है। तो कहते हैं कि ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है कि एरिया टाइम्स वेलोसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बताओ यहाँ का एरिया ज़्यादा है कि वहाँ का एरिया ज़्यादा है, यहाँ का एरिया ज़्यादा है। अगर यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो दोनों में से वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इस एरिया की कि इस एरिया की, किसकी, उसकी क्यों होगी। देखो ये एरिया कम है और वेलोसिटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है, A1 V1 A2 V2, A1 V1 A2 V2 हमेशा इक्वल रहेगा, ये अपन को पता है। अब यहाँ पे देखो मान के चलो अगर एरिया यहाँ का है 10 और यहाँ का एरिया कितना ले लिया 1000, 100 ले लिया, चलो यहाँ का एरिया 10 वहाँ का एरिया 100। अगर यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा कह रहे हो, यहाँ की वेलोसिटी कम कह रहे हो, तो दोनों मैच कैसे करेंगे। मैच करने के लिए यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ की कम होनी चाहिए। एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, याद रखना है। A1 V1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, A1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब रेट ऑफ फ्लो हमेशा कांस्टेंट रहता है। A1 V1 रहता है रेट ऑफ फ्लो, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। अब देखो दो चीज़ बता दी, बर्नौलीज थ्योरम और A1 V1 वाला। अब देखो जल्दी से बिल्कुल 5 मिनट में वो जो बॉल वाली चीज़ थी वो बताते हैं। इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो उससे जो धुआं, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती उसको जो जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है वो टर्ब्यूलेंट फ्लो है, कहीं भी जाता है ना टर्ब्यूलेंट फ्लो है। अगर बिल्कुल लाइन से कोई चीज़ बह रही है तो उसको अपन कहते हैं लीनियर फ्लो। अब ऐसा एग्जांपल नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लिख सकते हो कि बिल्कुल स्लोली किसी सटक के अंदर से पानी जा रहा है तो वो नियरली लीनियर फ्लो है, क्योंकि परफेक्टली लीनियर फ्लो नहीं एग्जिस्ट करता, यानी रहता है लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है। अब देखो दो चीज़ बताई, अब जरा ये चीज़ देखो बर्नौलीज थ्योरम, देखो इधर पूरा डेराइव नहीं कर रहे, कुल इतना देखो तुम लोग कि बर्नौलीज थ्योरम में अगर तुम्हारी वेलोसिटी ज़्यादा है
जहाँ पे भी वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर हो जाता है कम। अब देखो डराइव वगैरह करने का समय नहीं है, इतना बस बता दी, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर हो जाता है कम। ये किसने बताया? बर्नौलीज थ्योरम ने बताया। कैसे बताया वो अभी नहीं बता रहे। तो बर्नौलीज थ्योरम ने बोला भैया वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम। अब बताओ, यहाँ पे लगी है छप्पर, ठीक, यानी रखी हुई है, ऐसे फिक्स नहीं है, रखी हुई है, अंदर कमरा है। अब अंदर कमरा है, मान लो खुला कमरा है, अंदर हवा हवा होगी, अंदर जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0, ठीक। खुला कमरा है, यहाँ पे भी जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अंदर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बताओ अगर बाहर आ गया तूफान, अगर यहाँ पे ऊपर से अच्छा तूफान आ गया, तूफान आ गया तो बताओ वेलोसिटी बढ़ गई है ना, ऊपर की हवा की वेलोसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो रही इंक्रीज। अब अंदर कोई वेलोसिटी रहेगी क्या? बताओ, अंदर कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। क्यों? अंदर थोड़ी तूफान आया, अंदर तो दीवार लगी है ना, तो तूफान केवल बाहर आया, वेलोसिटी केवल बाहर की हवा की बढ़ी। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर कम होगा, तो वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर हो गया कम। इतना समझ में आया? वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर कम हो गया। अब बताओ बाहर ज़्यादा प्रेशर कि अंदर ऊपर ज़्यादा प्रेशर? तो देखो अंदर ज़्यादा प्रेशर और ऊपर कम प्रेशर। इतना समझ में आया? अब अगर अंदर कम प्रेशर और ऊपर ज़्यादा प्रेशर, अपन ने बताया था किसी भी चीज़ को जहाँ पे हाई पोटेंशियल रहता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो ये कम प्रेशर ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगाए, कम प्रेशर यानी ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर की तरफ जाना चाहेगा, तो ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, है ना। इस ज़्यादा प्रेशर को कम प्रेशर में जाना है जिसमें दोनों तरफ बराबर प्रेशर हो जाए, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। समझ में आया? अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होती है? प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ से ऊपर कम प्रेशर हो गया, उसको अपन लिखते हैं P डैश, यहाँ ज़्यादा प्रेशर इसको लिखते हैं P नॉट। अब यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर जाना चाहता है उसको अपन लिख लेते हैं P डबल डैश, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर जाना चाहते हो P डबल डैश है। इस छप्पर का एरिया कितना है? वो एरिया अगर अपन निकाल लें और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो अपन को एक फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। फोर्स किस साइड लग रही है? ऊपर की तरफ। अगर फोर्स इसके वेट को उड़ा सके, अगर फोर्स इसके वेट से ज़्यादा हो जाए तो छप्पर उड़ जाएगा। तो ये अपन को क्या बताता है? बर्नौलीज थ्योरम की एक एप्लीकेशन है कि जहाँ पे भी प्रेशर कम रहता है, ज़्यादा प्रेशर उस साइड को जाना चाहता है, तो यहाँ पे एक प्रेशर लगता है, वो उस एरिया में फोर्स लगाता है, उससे छप्पर उड़ जाती है। एयरप्लेन में क्या होता है? ये अपना एयरप्लेन, ठीक है, ये एयरप्लेन का विंग है, ठीक, एयरप्लेन का विंग है। अब देखो एयरप्लेन के विंग को थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। चलो ये एयरप्लेन का विंग है, ठीक, किनारे से इसको अपन ने थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया। अब जैसे जैसे प्लेन उड़ता है, देखो सामने की तरफ से, जैसे एयरप्लेन ऐसा है ना, एयरप्लेन ऐसा है, तो ये विंग का हमने ये वाला हिस्सा बनाया, ठीक, सामने से एयरप्लेन आगे जा रहा, हवा पीछे आएगी, हवा पीछे आएगी, तो देखो यहाँ पे ऐसे हवा आ रही है पीछे, हवा पीछे आ रही, हवा ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। एयरप्लेन का जो विंग का, इसका एरोडायनेमिक कहते हैं, ऐसा रहता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं इंजीनियर कि जो हवा ऊपर जाती है वो हवा बहुत तेज़ी से फ्लो करे, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, और जो हवा नीचे से फ्लो करे उसकी स्पीड कम हो, तो यहाँ की स्पीड कम हो। इतना समझ में आया? एरोप्लेन आगे जा रहा, इसकी डिज़ाइन ऐसी है विंग की कि ऊपर की हवा बहुत तेज फ्लो कर रही, नीचे की हवा धीरे धीरे फ्लो कर रही। ऊपर की हवा तेज, मतलब हवा की वेलोसिटी तेज, प्रेशर कम हो जाएगा, तो यानी यहाँ का प्रेशर हो गया कम और नीचे का प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। कम प्रेशर यानी ज़्यादा प्रेशर ऊपर, कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाना चाहेगा, मतलब प्रेशर ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। और विंग का एरिया, तो ऊपर की तरफ जाने वाले प्रेशर को अगर अपन विंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। जब भी ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स एयरप्लेन के वेट से ज़्यादा हो जाएगी तो एयरप्लेन हवा में उड़ने लगेगा। ये भी किसका प्रिंसिपल है? बर्नौलीज थ्योरम का, ठीक है। दो चीज़ समझ में आई। एक चीज़ और समझ लो, फुटबॉलर बॉल को किक करते हैं, फुटबॉलर बॉल को किक करते हैं, स्पिन कराते हैं, ठीक, तो बॉल बिल्कुल स्टैटिक हवा में नहीं जाती, गोल गोल घूमते घूमते हवा में जाती है। तो मान लो ये है गोल, यहाँ पे गोल है, बॉल घूमते घूमते हवा में जा रही, कैसे गोल घूम रही? ऐसे गोल घूम रही। अब अगर गोल घूमते घूमते जा रही है तो देखो इसकी सामने से हवा पीछे आ रही है, उस बॉल को लगे हवा पीछे आ रही है, तो ये हवा आ रही है मान लो पीछे, ये हवा पीछे आ रही, बॉल गोल घूम रही है, तो बॉल के साथ की हवा ऐसे आगे जाना चाहेगी। बॉल हवा का कैसा मूवमेंट करा रही है? बॉल हवा का ऐसा मूवमेंट करा रही, समझ में आया? अब ये वाली हवा इसको रोक रही है,
ये वाली हवा इसको रोक रही है, मतलब इस वाली हवा की वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये वाली हवा भी पीछे आ रही है और सामने से भी हवा पीछे आ रही, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सामने वाली हवा इस हवा को रोक रही है लेकिन इस हवा को सपोर्ट कर रही है। वेलोसिटी नीचे का ज़्यादा तो प्रेशर नीचे कम, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा कम और ऊपर प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर की तरफ आना चाहेगा, मतलब ऊपर से नीचे आना चाहेगा तो ये वाला प्रेशर जितना नीचे आ रहा है इनटू बॉल का एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो है इनटू कर देंगे तो एक फोर्स लगेगी। फोर्स किस साइड आएगी? नीचे की तरफ। इसलिए अपन देखते हैं कि जैसे जब गोल की बॉल अपन मारते हैं तो ऐसे बिल्कुल क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल बना के नीचे नहीं जाती, एकदम से नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे यानी ये बर्नौलीज थ्योरम के कारण। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलो अब बर्नौलीज थ्योरम के बाद खोलना लॉक। हाँ, विस्कोसिटी। चलो अब देखो विस्कोसिटी क्या होती है। क्यों सर्च करो एक बार, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला 6 पाई आर वी था शायद। एक बोयेंसी भी करानी है, एक विस्कोसिटी भी करानी है। अच्छा 6 पाई ईटा आर वी, हाँ 6 पाई ईटा आर वी होगा। हाँ ठीक, 6 पाई ईटा आर वी है ना। चलो अब देखो बोयेंसी क्या होती है, इसको अपन कहते हैं आर्किमेडीज प्रिंसिपल। आर्किमेडीज प्रिंसिपल क्या रहता है? ये तुम्हारा सरफेस है। अब सरफेस टेंशन क्या होता है वो तो बता दिया, लेकिन जो बड़ी चीज़ रहती है वो तो अंदर जाएंगी। अब मान लो अपन ने यहाँ पे ही डाली बॉल, वो आधी अंदर चली गई, मतलब इतना वॉल्यूम उसका अंदर चला गया, बाकी वॉल्यूम बाहर है। अब केवल इतनी वॉल्यूम अंदर क्यों गया? देखो बॉल के पास अपनी जो खुद की फोर्स थी वो थी उसका वेट, तो बॉल लगा रही थी एक वेट नीचे की तरफ, तो वेट या फिर mg लिख लें, नीचे की तरफ लग रहा था। अब ये यहीं पे रुका है, मतलब इतनी ही बराबर फोर्स एक ऊपर की तरफ लग रही है, तो इतनी बराबर की फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है उसको कहते हैं बोयेंसी। ठीक है, वेट लग रहा है नीचे की तरफ, वाटर एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, उसको अपन कहेंगे बोयेंसी। इतना समझ में आ गया। अब बोयेंसी फोर्स क्या रहती है? इसका यहाँ तक अगर होता है, ये इतना इसका वॉल्यूम अंदर आया, मतलब इतना वाटर का वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो वाटर का जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है उसका कुछ वेट होगा, तो वाटर के डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के वेट को अपन कहते हैं बोयेंट फोर्स। बोयेंट फोर्स मतलब डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। बोयेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर मतलब बोयेंट फोर्स। बोयेंट फोर्स कैसे निकालेंगे अपन, कैसे पता करेंगे कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ? तो अपन को वाटर की डेंसिटी पता होगी, वाटर की डेंसिटी पता होगी और इसका वॉल्यूम पता होगा। ठीक है, इसका कितना वॉल्यूम अंदर है अपन को पता होगा, इसका जितना वॉल्यूम अंदर है उसको अपन ने लिख दिया वी डैश, इसका जितना वॉल्यूम अंदर है उसको अपन ने लिख दिया वी डैश। अब देखो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। देखो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो जाएगा, तो मास मतलब होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब जी अपन को पता है, अगर अपन को डिस्प्लेस्ड वाटर का मास पता चल जाए, जितना वाटर डिस्प्लेस है उसका अगर अपन को मास पता चल जाए तो m इंटू जी से अपन उसका वेट निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का मास कैसे पता चलेगा? अपन लिखेंगे बोयेंट फोर्स इज इक्वल टू सबसे पहले लो रो, ये क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फिर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। इससे क्या मिलेगा? मास इनटू जी, m इंटू जी से अपन को मिल जाएगा वेट। बोयेंट फोर्स समझ में आ गई। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। बताओ बोयेंट फोर्स मैक्सिमम की एक लिमिट होगी क्या? बोयेंट फोर्स मैक्सिमम की एक लिमिट होगी। देखो बोयेंट फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? डेंसिटी तो कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, बताओ डेंसिटी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट है, तो मतलब जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है उसमें बोयेंट फोर्स डिपेंड करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम एक, यानी देखो अभी कम वॉल्यूम अंदर है,
लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम वॉल्यूम उसका टोटल वॉल्यूम है। जब ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा अंदर घुस जाएगा मतलब उसका मैक्सिमम वॉल्यूम अंदर जा चुका, मतलब मैक्सिमम बोयेंट फोर्स आ चुकी, मतलब मैक्सिमम बोयेंट फोर्स की एक लिमिट है। ठीक है, समझ में आया? मैक्सिमम बोयेंट फोर्स कब आएगी? अभी ये पानी, अभी ये देखो थोड़ा सा अंदर है, अब ये पूरा अंदर आ गया, पूरा अंदर आ गया तो पूरा वॉल्यूम अंदर आ गया। यहां पे v डिस्प्लेस्ड की जगह अपन लिख सकते हैं v ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है तो अपन ने वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लिया इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम बोयेंट फोर्स। मतलब जब v डिस्प्लेस्ड की जगह वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो मैक्सिमम बोयेंट फोर्स रहती है। अब अगर इसका वेट है नीचे mg, ऊपर क्या है बोयेंट फोर्स, मैक्सिमम बोयेंट फोर्स की एक लिमिट है। अगर इसका वेट मैक्सिमम बोयेंट फोर्स से ज़्यादा हुआ तो डूबेगा, अगर मैक्सिमम बोयेंट फोर्स उसके वेट से ज़्यादा हुई तो नहीं डूबेगा। इतना समझ में आ गया? अब इसी का आते हैं स्टोक्स लॉ। तो देखो सबसे पहले स्टोक्स लॉ से पहले एक चीज़ देख लो, स्टोक्स लॉ से पहले एक चीज़ देख लो। स्टोक्स लॉ से पहले यार विस्कोसिटी देख लो। विस्कोसिटी मतलब होता है फ्रिक्शन ऑफ वाटर। ये वाटर की एक लेयर है, ये वाटर की दूसरी लेयर है, ये उसके नीचे की लेयर है। अब बताओ फ्रिक्शन ऑफ वाटर क्या होता है? मतलब जब ये लेयर आगे जाना चाहेगी तो ये वाली लेयर इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, तो ये लेयर आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, यानी आगे जाएगी, जितना आगे जा सकती थी उतना आगे नहीं जा पाएगी। फिर ये वाली लेयर, अब देखो ये वाली लेयर के पास तो वेलोसिटी है, तो भले ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है लेकिन ये इसको भी खींच के आगे ले जाएगी, लेकिन नीचे वाले की वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर ये इसको खींच के आगे ले जाएगी लेकिन इसकी वेलोसिटी थोड़ी और कम हो जाएगी, इसकी थोड़ी और कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल कम रहेगी। ये समझ में आया? सबसे ऊपर वाली लेयर खींच के आगे ले जा रही है धीरे धीरे, लेकिन वेलोसिटी उसकी कम हो रही है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर की ज़्यादा वेलोसिटी, फिर नीचे की कम वेलोसिटी, और नीचे की और कम वेलोसिटी, और नीचे की और कम वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो इतना अपन को समझ में आया कि लेयर बाय लेयर वेलोसिटी हो रही है कम। अब यहाँ पे अपन को निकालना है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? सबसे पहले अपन को निकालना है वेलोसिटी का ग्रेडियंट। अपन ने देखा वेलोसिटी कम हो रही, इस साइड को अपन ले लेंगे h। ठीक है, जिस साइड पे अपन को एनालिसिस करनी है उस साइड को अपन ने ले लिया h। ठीक है, जिस एरिया पे एनालिसिस करनी हो उस एरिया को अपन ने ले लिया a। ये समझ में आया? ए एरिया मतलब इतने एरिया को अपन को ऑब्जर्व करना है, इतनी हाइट को अपन को ऑब्जर्व करना है, तो इसको अपन ने ले लिया h, उसको अपन ने ले लिया a। अब देखो तुम्हारा क्या है, ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने बताया सबसे ऊपर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर नीचे वेलोसिटी कम हो जाएगी, और नीचे और कम हो जाएगी, और नीचे कम होती जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंज वेलोसिटी को अपन डेल्टा वी लिखते हैं। डेल्टा वी मतलब ऊपर से नीचे तक जितनी वेलोसिटी चेंज हुई। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ऊपर से नीचे तक जितनी वेलोसिटी चेंज हुई अपॉन जितनी हाइट को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आ जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आ गया? ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आ गया। अब विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी अपना होता है सबसे पहले जितना एरिया अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लिख लिया, इनटू अपन ने कर दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, इनटू कर दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, इनटू करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट इनटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है? विस्कोसिटी का। अब देखो डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ऊपर की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ऊपर की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी चेंज इन वेलोसिटी उतना ज़्यादा हो जाएगा। देखो वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो चेंज इन वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगा। तो बताओ अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी, जितना ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट उतनी ज़्यादा तुम्हारी विस्कस फोर्स। ठीक है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट उतनी ज़्यादा तुम्हारी विस्कस फोर्स, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट अपन कह सकते हैं। क्योंकि देखो फ्रिक्शन में भी अगर कोई चीज़ बहुत तेज अपन घसीट रहे हैं तो उसमें उतनी फ्रिक्शन नहीं लग पाती। क्यों? फ्रिक्शन क्या है? देखो समझो, फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग से लगता है, मतलब ऐसे लग के पूरा फ्रिक्शन होता है।
अगर ऐसे लग रहा फिर धीरे धीरे आगे गया, फिर ऐसे दब जाएगा और आगे गया, पूरा दबता गया। अगर धीरे चल रहा है, अगर तेज चलेगा तो पूरा दबने से पहले आगे निकल जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ बहुत तेज मूव करती है तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है। वैसे ही जैसे ही अच्छा नहीं, इसमें उल्टा है यार, इसमें उल्टा रहता है। इसमें जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, विस्कोसिटी बढ़ रही है, अपन को इतना रखना है याद। अगर इतना अपन ने याद रख लिया उसके बाद अपन आ जाते हैं स्टोक्स लॉ में। स्टोक्स लॉ अपन से क्या कहता है कि यहाँ पे तुम्हारा एक वाटर है, वाटर में एक ऑब्जेक्ट डाला, मान के चलने से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, बोएंट फोर्स कम है। मैक्सिमम बोएंट फोर्स को अपन ने बी से कर दिया डिनोट। वाटर का वेट क्या है mg, तो ये आ रहा है नीचे mg, इतना समझ में है। मैक्सिमम बोएंट फोर्स b, mg नीचे, mg ज़्यादा है, बोएंट फोर्स कम है, तो वाटर नीचे आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे एक और फोर्स लग रही है क्या, तो देखो यहाँ पे भी इसकी लेयर्स होंगी, वाटर की लेयर्स होंगी, लेयर्स है वाटर की, मतलब यहाँ पे भी एक विस्कस फोर्स लगेगी। अब बताओ जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी स्पीड बढ़ रही है या कांस्टेंट है? इसकी स्पीड बढ़ेगी। देखो सिंपल सी बात है, mg एक फोर्स है, बोएंट फोर्स एक फोर्स है, ये वाली फोर्स ज़्यादा है मतलब mg ज़्यादा है बोएंट फोर्स से, ये माइनस ये करेंगे तो अपने पास एक फोर्स आएगी जिस फोर्स से वो नीचे आ रहा है। और अगर किसी फोर्स से नीचे आ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। कभी भी फोर्स लगता है मतलब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अब बताओ अगर तुम्हारी वेलोसिटी यहाँ से बढ़ रही है, अब वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। देखो फोर्स लग रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ रही तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी किस साइड को लगती है? उल्टे साइड को। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा, देखो अभी यहाँ पे इनिशियल टाइम पे क्या था, इनिशियल में mg ज़्यादा है बोएंट फोर्स से। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ पे mg प्लस v ले लो, v क्या है? विस्कोसिटी, सीधे VISC। अब एक टाइम के बाद जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो विस्कोसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब विस्कोसिटी प्लस mg बैलेंस कर लेंगे किसको? बोएंट फोर्स को। विस्कोसिटी प्लस mg किसको बैलेंस कर लेंगे? बोएंट फोर्स को। उस टाइम पे तुम्हारी जो वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी को अपन कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, फिर वो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब टर्मिनल वेलोसिटी बता रहा हूँ। देखो लगभग यही था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं अब भी बता दे रहा बस। सिक्स पाई थीटा रो बी। निकालनी ही पड़ेगी यार। चलो देखो, मिल नहीं रही उसमें, हमारे नोट्स में था लेकिन हमारा वीडियो चालू है। देखो अब यहाँ पे विस्कोसिटी बताई, विस्कोसिटी का क्या फॉर्मूला है? विस्कोसिटी का फॉर्मूला एरिया इंटू ईटा इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। हमेशा इस फॉर्मूला से निकाल नहीं सकते, तो एक है स्टोक्स ने क्या फॉर्मूला दिया? स्टोक्स ने बोला जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी
जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तो उसमें ग्रेविटी लगती है, उसमें ग्रेविटी लगती है। तो जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसमें जो फोर्स लगती है, उसमें जो फोर्स लगती है वो कितनी लगती है, 6 पाई आर ईटा भी था कि पाई रो ईटा भी था यार, इतने सारे नहीं, चार वेरिएबल बस, 6 पाई ईटा आर भी है ना, रो नहीं था ना पक्का, 6 पाई आर ईटा भी, ठीक है, 6 पाई ईटा आर भी। अब यहाँ पे देखो रो नहीं था, ठीक है, ये किसने बताया, स्टोक्स ने। अब विस्कोसिटी अपन हमेशा नहीं निकालते, तो ऊपर से नीचे जब आ रही है, देखो कुछ नहीं है, सेम नहीं आएगा, होता ही नहीं। तब देखो ये है, ये क्या है, जब नीचे आता है तो एक फोर्स लगती है। स्टोक्स लॉ ने केवल वो फोर्स के बारे में बताया, कौन सी फोर्स है, विस्कस फोर्स है, जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है उसी की विस्कस फोर्स है, कुछ नहीं है। बस यहाँ पे तुम क्या करो, जो बताया, ऊपर एक लग रही बोयेंट फोर्स, नीचे लग रही mg, ये जो विस्कस फोर्स लिखा है यहाँ पे पूरा फॉर्मूला ना लिख के केवल क्या लिखना है, 6 पाई आर ईटा वी, ठीक है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ना लिख के केवल 6 पाई आर ईटा वी लिखना है, उसके बाद बाकी सब सेम करना है। एक टाइम के बाद अब देखो यहाँ पे भी v लिखा है, जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी फोर्स बढ़ जाएगी, 6 पाई आर ईटा भी, जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी फोर्स बढ़ जाएगी। अब देखो तुम लोग वेलोसिटी बढ़ने से फोर्स कैसे बढ़ेगी, ऐसे है कि देखो यहाँ कहीं पे भी एक्सेलरेशन लिखा है, यहाँ कहीं पे भी एक्सेलरेशन नहीं लिखा था। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी बढ़ रही मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ठीक है, वेलोसिटी बढ़ के एक्सेलरेशन लग रहा है, उसको फॉर्मूला में डेराइव करते समय सारा ऐसा बनाया गया है कि वेलोसिटी बढ़ने से फोर्स बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि देखो वेलोसिटी में एक्सेलरेशन लग रहा है, एक टाइम के बाद एक्सेलरेशन लगता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे देखो नीचे नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम हो रहा है। इतना समझ में आया क्या बोला, देखो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन उसका रेट कम हो रहा है, मतलब पहले 10 से 20 गई, फिर 20 से 30 गई, लेकिन अब 30 से 40 जानी चाहिए थी, 30 से गई 39, ठीक, 39 से गई 48, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन उसका रेट कम हो रहा है, ठीक। ऐसे ही होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक, नीचे जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि फोर्स लग रही है, वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम होगा, रेट कम होगा, एक टाइम के बाद ये mg और बोयेंट फोर्स हो जाएंगी बैलेंस। अब जब ये तीनों चीज़ बैलेंस हो जाएंगी तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि अब इसकी आ गई टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो कुल इतना करना है, विस्कोसिटी की जगह अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ लिख लो, इनको बैलेंस करना है ना। बोयेंट फोर्स क्या है, मैक्सिमम बोयेंट फोर्स क्या है तुम्हारी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इज इक्वल टू विस्कोसिटी 6 पाई आर ईटा वी प्लस mg। mg कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। अब देखो m क्यों नहीं लिखा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट से अपन को m मिल जाएगा। देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इसलिए लिखा क्योंकि बाद में v नोट से v नोट अपन काट देंगे, ठीक है, g से g अपन काट देंगे। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे v बच जाएगा, बाकी सारी चीज़ इस साइड आ जाएंगी, जो ये v बचेगा ये v कांस्टेंट रहेगा और इस v को कहते हैं अपन टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आया, चलो हो गया और टाइम भी हो गया।